और ये मकबूल जान साहब, कौर साहब कह रहे हैं करारदादें जो ये मंजूर कराएंगे असेंबलियों से उनकी कोई हैसियत नहीं, ना आईनी ना कानूनी। आपकी राय में इलेक्शन कमिश्नर लगाने का और उनकी सेंक्टिटी को लेकर, किरदार को लेकर इमरान खान साहब खुद क्रेडिट लेते रहे जब लगाया, फिर मामला खराब हुए, उन्होंने ये भी कहा कि फौज का इंतखाब, मामला कहाँ से आपके ख्याल में खराब हुए? अब उनको पोलिटिकली वो ड्रैग करते हैं कि फला फला पोलिटिकल लीडर्स मिले। आपके ख्याल में अहमियत है पोलिटिकल लीडर्स के मिलने की? नहीं, ये तो कोई अहमियत नहीं है। ये बात तो कमर शाह साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि पॉलिटिकल लीडर्स हमेशा इलेक्शन कमीशन से मिलते हैं और एक अलहदा भी मिल सकते हैं। अलहदा मिलने में क्या हर्ज है, अगर तो कोई उसका इफेक्ट नहीं हो रहा। अपोजिशन भी मिलती है, बाकी मिलते हैं। लेकिन ये बात कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जाना, इसके लिए आपको बहुत ठीक ठाक एविडेंस चाहिए। मसला पता है क्या है? मसला यह है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, उस कंडीशन को गुफ्तगू को ड्रैग करने के लिए हम एक आर्टिफिशियल किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं यहां पाकिस्तान के अंदर बैठ के। हम पाकिस्तान के माशी मसले को नहीं रो रहे। हम ये नहीं समझ रहे कि अगले 2-1 महीने के अंदर हम गंदम कहां से लेके आएंगे। हम ये नहीं रो रहे कि अगले सूरत हाल के अंदर आपके एलएनजी पेट्रोल कहां से आएंगे। हम ये रो रहे हैं कि 8 साल से एक केस चल रहा है फॉरेन फंडिंग का, और उस फंडिंग के अंदर क्या फैसला आने वाला है। अब वो फैसला अगर इलेक्शन कमीशन ले भी आए और वो उसके बाद 2 इख्तियारात हैं जो वो कर भी ले कि उसका एक निशान बल्ले का छीन ले और साथ वो जब्त कर ले, और फिर उसके बाद रेफरेंस करेगा। वो किसको करेगा? रेफरेंस करेगा गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट जाएगी सुप्रीम कोर्ट को। वो एक लंबा इशू है, 63, 64 में आएगा, फिर पार्टी के पाबंदी की दरखास्त चलेगी, पर लंबा चौड़ा मतलब वो भी अगले एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाला इशू है। ये एक नेशनल इशू है कोई। अच्छा, फिर इमरान खान साहब ने करारदाद मंजूर कर ली, उसके अंदर वो भी शायद इस ट्रैप के अंदर आगे यही गुफ्तगू की जाए। क्या ये पाकिस्तान के इस वक्त के मौजूदा मामलात के अंदर हमारे मसाइल हैं? नहीं है। पाकिस्तान का और ये साहब सर कतई कलामी की माजरत, जब आप ये कहते हैं मसला नहीं है सर, मगर हम तो बार बार ये बहस कर रहे हैं कि जितना सियासी अदम इस्तेहकाम इस मुल्क में है गुज़िश्ता कुछ सालों में, इसी ने तो मईशत को इस दोराहे पर ला खड़ा किया है। सियासी तौर पर इतना जिसे कहा जाए मड हो गया है, धुंधला गया है मंजरनामा। मईशत तो तरजीह नहीं है, तरजीह तो कुछ और है। तो जब आप जरा 2-2.5 साल के अंदर से गिन ले ना, तो आपको लगेगा कि अचानक ग्राफ कब ऊंचा हुआ है सियासी अदम इस्तेकाम का। आपको जो गुज़श्ता 3 महीने के अंदर नजर आएगा। एक जाहिल आदमी भी समझता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत, अब इसका जिम्मेदारी इमरान खान को डालें, शहबाज शरीफ को डालें, जिसको भी डालें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर माशी डिक्लाइन का भी ग्राफ नीचे इसी 2-3 महीने में क्या है। पिछले बेशक जो मर्जी कहें आप, बेशक कायद-ए-आज़म से चलता चला आ रहा था जी, कायद-ए-आज़म सही रख के गया था, लेकिन असल 3 महीने के अंदर आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी आई है, आपकी रिफ्ट भी शुरू हुई है, आपका सारा मामला भी इसी मामले के अंदर है। आपका मामला यह है कि आप इतने ऑब्वियस हो गए हैं। जनरल महमूद को आपने भेजा था जॉर्ज टेनेट से मिलने के लिए कि जाओ कुछ मांग के लेके आओ, ठीक है, वो तो 9/11 आ गया, आपकी बात छुप गई। अब तो आप ऑब्वियस हो गए हैं। आप मुझे ये बताइए कि आप अमेरिका किस्सा IMF को इन्फ्लुएंस करेगा, बाकी क्या करेगा, आगे आपने क्या करना है, इस पे कोई डिस्कस नहीं कर रहा। फिर बात और या साहब फिर बात वहां आती है कि IMF के साथ जो मुआहिदा था उसको तो तोड़ा गुज़िश्ता हुकूमत ने, जब आपने पेट्रोलियम सब्सिडी दी जो कि आपके मुआहिदे की खिलाफ वर्जी थी। देखिए IMF जो है, आप नेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इंटरनेशनल मामला तो ऐड नहीं करेंगे। सुन लेना, 6 दफा रिव्यू हुआ है ये IMF मामला, 6 टाइम्स। आप 7वीं दफा रिव्यू करते। 6 दफा रिव्यू हुआ ना। पहला ये 2 साल पुराना मुआहिदा था, हर दफा रिव्यू हुआ। और पहली बात यह है कि एक और बात बताऊं आपको, सब्सिडी कभी नहीं लिखा था IMF के अंदर। IMF कहता है मुझे इतने तुम्हें चीजें लेके आओ। IMF की किसी भी, मुझे कोई बंदा निकाल के दिखा दे कि IMF ये कहता है तुम सब्सिडी ना दो। मैं IMF के मायदों के अंदर रहा हूं, मैं मेंबर ऑफ ना। वो कहता है इतने करोड़ रुपए जमा करो, आप लोगों की खाल खींच के जमा करो या जैसे मर्जी करो, सब्सिडी दो या ना दो, आप पूरे मुल्क को सब्सिडी दो, पूरे मुल्क को। IMF का मसला नहीं होता। हाँ। तो असल हमारा ये है कि मसला हमारा है। कमर दिलशाद साहब, आपकी जानिब आऊंगी। ये सूबाई असेंबली के अंदर आज करारदाद पास भी कर ली गई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बल्कि इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को लेकर। PTI जो रेफरेंस की बात कर रही है, सियासत किस ढब पर आगे बढ़ेगी, और क्या जो मैं कह रही हूं कि बहरान टलेंगे या मामला हाथ से निकलने के चांसेस हैं? नहीं, मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि चौधरी परवेज लाई साहब जैसे जहांदीदा पाकिस्तान के सियासतदान, उनकी मौजूदगी में ऐसी कोई करारदाद सूबाई असम्बली में पेश हुई जो इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ जारी है।
उन्हें इस चीज़ को बना करना चाहिए था, बाकायदा उनको समझाना चाहिए था, स्पीकर सूबाई असम्बली को भी और यहाँ तक कि इमरान खान साहब को भी कि जनाब ऐसी करारदादों का कोई मतलब नहीं है, कोई मकसद नहीं है, ये गैर कानूनी और गैर आइनी करारदादें हैं। इनको ये भी नहीं मालूम कि जब जैसे कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है, इस चीफ इलेक्शन कमीशन का जो स्टेटस है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर है। तो क्या किसी ने आज तक किसी हमारी सूबाई असम्बली ने किसी जज के खिलाफ भी कोई ऐसी करारदाद पेश की है सूबाई असम्बली में? तो ये तो मुझे बड़ी हैरानगी हुई। बहरहाल इसके कोई आइनी और कानूनी हैसियत नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ा आसान तरीका है अगर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को तब्दील करने का, वो है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल। वो हर पार्टी का हक है कि अगर उनका कंडक्ट ठीक नहीं है या उनके मुताबिक जो समझ रहे हैं कि ये इनका जो काम जो है वो गैर जानदारी से नहीं हट गया है, तो वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आइन के आर्टिकल 209 के तहत रेफरेंस दायर करने के मजाज हैं, दे सकते हैं। और उसके बाद फिर इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपने डिफेंस में जो भी अपना पॉइंट वो पेश करेगा, तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की अपनी सवाबदीद पर है कि वो कौन किसके मौक़िफ़ को तस्लीम करता है। लेकिन हमारे यहाँ रवायत ये रही है कि जो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस जाता है, सवाए जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के जो अभी तक वो भी अदालतों में जेर समात है, कोई किसी के खिलाफ फैसला नहीं आया है। यहाँ तक कि बहुत पावरफुल जज काजी फाइज ईसा को जो प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर रेफरेंस भेजा, वो भी रिजेक्ट हो गया। तो यहाँ इनके पास ऐसा कौन सा मटीरियल है जो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा? जहाँ तक हमें हमारी इतला के मुताबिक अगर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास बेपनाह मटीरियल है जो वो बताएंगे कि हमारे साथ क्या सलूक होता रहा 3.5 साल तक। और डस्का की रिपोर्ट बड़ी खतरनाक है जो अब सामने आ जाएगी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। तो दिलशाद साहब, इसकी तरफ आहिस्ता बढ़ते हैं। आपने कहा कि इसकी कोई आईनी कानूनी हैसियत नहीं है, ये सूबाई असेंबलियों में करारदाद पास करते हैं, ये हैसियत नहीं रखती। आपने जस्टिस काजी फाइज ईसा केस के हवाले से बात की, उस पर हुकूमत गलती, जो उस वक्त की हुकूमत थी, उन्होंने गलती भी तस्लीम की और फिर ये भी कहा कि वो हमारा फैसला नहीं था। मगर क्या अभी जो इनका इरादा है कि ये जुडिशल कमीशन में ले जाएं इस मामले को, पीटीआई रेफरेंस चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, आप समझते हैं इतने तवाना सबूत मौजूद हैं? अभी तो एक मुलाकात का हवाला दिया जा रहा है कि फैसला लिखने के बाद की गई मुलाकात, ये जो हुकूमती इत्तेहाद है उसको वजह बनाया जा रहा है ये, मगर जो इल्जाम और मौक़िफ़ है ये साबित कर पाएंगे? स्ट्रॉन्ग एविडेंस रखते हैं पीटीआई? इसमें देखें जी, बाकी इलेक्शन कमीशन के चीफ के पास 2 इख्तियारात हैं, इनके पास 2 स्टेटस हैं। पहला स्टेटस ये है कि वो इंतज़ामी मामलात के सरबराह हैं, तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम होते हैं, पॉलिटिकल मामलात भी होते हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल मामलात भी देखता है। और इसके साथ साथ अदलिया के पास उनके इख्तियारात हैं, आइन के आर्टिकल 204 के तहत भी इख्तियारात है, आर्टिकल 222 के तहत भी पनाह इख्तियारात हैं। इतने इख्तियार तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान को भी नहीं है जिनके पास आर्टिकल 222 के तहत इनके पास इख्तियारात हैं। और उसके पास ये भी इख्तियारात हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात को कदर नहीं लगा सकते, कम नहीं कर सकते, ये भी इख्तियारात हैं। आर्टिकल 220 भी इख्तियारात हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ अब भी ठीक है, अगर इमरान खान साहब की पार्टी के पास इनके खिलाफ कोई जामा मटीरियल मौजूद है तो जरूर जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हम इसके बारे में जाना चाहिए ताकि वहां बात सामने खुल के आ जाए भी क्या कौन सी ऐसी बात है। लेकिन जहां तक ये सरकारी वफद गया है इसकी कोई वैल्यू नहीं। सरकारी वफद में तो शाह महमूद कुरैशी भी परसों मिला है, इसके बाद हमारे पुराने दोस्त जो है हमारी अख्तर साहब भी कल मुलाकात हुई है, इसी तरह सैफुल्लाह नियाजी ने मुलाकात की है, 5 वफाकी साबक वज़रा ने इनसे मुलाकात की है। इसको मुलाकात करने में क्या है, चाय पिए अपनी बातें करके घर आ जाएं। तो ये सारे चलते रहते हैं मामला। अकेले मुलाकात तो करते नहीं, पूरा कमीशन बैठा होता है, उस कमीशन के सामने बातें होती हैं। ये जो इलेक्शन कमीशन का मामला है, मैं फिर वही बात कहूंगी कि ये खुद उस हुकूमत की जानिब से की गई तैनाती थी, तैनाती ही नहीं थी, मुशावरत के साथ बेशक, मगर तारीफ भी की गई बाद में उसकी। मामला कहाँ खराब हुआ? पिछले दिनों यह भी रिपोर्ट हुआ कि गुज़िश्ता दौर में उस वक्त के वजीर आज़म खुफिया मुलाकात के ख्वाहिशमंद रहे, तो कहा गया कि आप बिल्कुल आएँ, हम पूरा कमीशन के लोग बैठे होंगे, उस दौरान मुलाकात करें। डस्का में जो मामला बना, क्या वो असल धचका लगा कि समझ ही ना आया कि हो क्या गया? कहां से मामला ये लगा कि इदारा और उस वक्त की हुकूमत आमने सामने आ खड़े? क्योंकि उसके बाद फिर मुस्तकिल मामला इस रुख पे बढ़े कि हुकूमत में होते हुए ही इमरान खान साहब ने इलेक्शन कमीशन को चैलेंज करना और उन पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया था। जी, मैंने गुफ्तगू सुनी और आपका सवाल भी सुना। देखिए, अब तक मेरे ख्याल में तमाम समझदार लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि इमरान खान की सियासत जो है बुनियादी तौर पर 3 चीज़ों पर
उनकी सियासत है, इल्ज़ाम है, बहतान है और मौजूदा जो अब उनका रवैया है वो हिज़यान के मानी में आता है, जिसमें आदमी को कुछ समझ नहीं आ रही है। अभी ज़िमनी इंतखाबात हुए पंजाब में, उससे पहले उन्होंने इल्ज़ामात की भरमार को कहानियां सुनाई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को फोन किया, वाई ने जेड को फोन किया, जेड ने फिर ए को फोन किया और बहुत बड़े पैमाने पर धांधली हो रही है और पता ये चला कि तहरीक इंसाफ वो नशिस्तें बड़े पैमाने पर जीत गई। इस पर जरा भी शर्मसारी का इजहार नहीं किया गया, जरा भी अपनी खिफत मिटाने की कोशिश नहीं की गई। कुछ वो इल्जाम उसी तरह कायम रहा और अब जो कि सबसे बड़ा खौफ है तहरीक इंसाफ के लिए वो फॉरेन फंडिंग केस है। ये अब हम सब जानते हैं और उसकी जैसे जैसे परतें खुलती जा रही हैं। अकबर एस बाबर साहब मेरे पड़ोसी रहे हैं और एक बहुत अरसा हम रात को इकट्ठे वॉक करते थे। जब शुरू में इसकी तहकीकात सामने आई तो वो बताया, उसमें पता चला कोई 24 लाख रुपए का मसला आया है और फिर बाद में पता चला 7-8 करोड़ रुपए का मसला आया। तो अकबर एस बाबर ने अपना सर पीट लिया। उन्होंने कहा भाई ये जो है ना तकरीब अरबों रुपए का मामला है, ये अभी सही तरह चीजें सामने नहीं आई। अब हमें चीजें पता चल रही हैं, इसमें इंटरनेशनल कुव्वतें भी शामिल हैं। इसमें आरिफ नकवी साहब का केस आपने देख लिया, एक ऐसा शख्स ये सब कुछ फंडिंग अरेंज कर रहा था जो कि मतलूब 291 साल के लिए अमेरिका में मौजूद है। आज की जो स्टोरी है आपकी नजर से यकीनन गुजरी होगी कि अब आरिफ नकवी और इमरान खान के दरमियान ब्रिज कौन बना था। लोग भी थे, वो सारे मिलकर इमरान खान को प्रोजेक्ट इमरान खान फंड करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये सिचुएशन सामने आ जाएगी, ये है कि ये तहरीक इंसाफ नाम बदल के सामने आ जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, नाम चला जाएगा, निशान चला जाएगा, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। बात सिर्फ इतनी नहीं है, इमरान खान ने जो करप्शन का बयानिया लोगों के जहनों में ठोसा है, हमारी खोपड़ियों को खोलकर उसके अंदर ये बात डाली है कि उनके अलावा सारे सियासतदान चोर, डाकू, गद्दार और काफिर है। तो वो पता चलेगा कि जो शख्स ये बयानिया कह रहा था, जो शख्स लोगों पर चोरी के और डाके के इल्जाम लगा रहा था, उसने तो खुद बहुत बड़ी चोरी की है और उस चोरी के नतीजे में ना सिर्फ ये कि वो खुद हुकूमत में आया है, बल्कि एक चलती अच्छी भली हुकूमत का निजाम तलपट किया है और फॉरेन फंडिंग के जरिए, बाहर की कुव्वतों के जरिए। अबू ज़हबी के वो जो मिनिस्टर ऑफ टॉलरेंस हैं शेख मुबारक अल नहयान, उनके जरिए और बैनुल अक़वामी कुव्वतों के जरिए पाकिस्तान में एक हुकूमत खत्म की गई और प्रोजेक्ट इमरान लॉन्च किया गया। तो उनके बयानिए को बुनियादी तौर पर बहुत बड़ा झटका लगेगा।